हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसे रिपीट करके वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो पेज नंबर 342 पर है आपके टेक्स्ट बुक में और क्वेश्चन नंबर 7 में करवाऊँगा। आज के क्वेश्चन की खास बात यह है स्टूडेंट कि मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं। तो फॉरफिटेड के मानी होते हैं शेयर छीन लेना, शेयर जब्त कर लेना। फिर उसी शेयर को जब कंपनी दोबारा बेचती है तो उसे हम कहते हैं री इशू। तो आज के क्वेश्चन में फॉरफिटेड एंड री इशू ये दो पॉइंट कवर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 342 पर क्वेश्चन नंबर 7। सुभाष कंपनी लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, payable as ₹30 on application, ₹30 on allotment, ₹40 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बताया गया कि सुभाष नाम की एक कंपनी है जो अपने 2000 इक्विटी शेयर्स बेच रही है। एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है ₹100। अब कंपनी पैसा कैसे मांग रही है? तो 3 बार में मांग रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। ₹30 ऑन एप्लीकेशन, फॉर्म भरते वक्त ₹30, ₹30 ऑन अलॉटमेंट और आखिरी बार में ₹40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकेंड पैराग्राफ, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, कंपनी के सारे शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गए यानी बिक गए। एंड ड्यूली अलॉटेड, कंपनी ने उसे अलॉट भी कर दिया, बांट भी दिया। कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कंपनी ने सारा कॉल्स किया। ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा कंपनी को मिल गया एक्सेप्ट लेकिन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर होल्डर था जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, जिसने कंपनी से 100 शेयर्स लेके रखे हैं, लेकिन उसने कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ये बताया गया है। तो कंपनी ने क्या किया स्टूडेंट्स? दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय कंपनी, कंपनी ने इसके शेयर्स जो है वो फॉरफिटेड कर लिए। वर्ड फॉरफिटेड को अंडरलाइन कर लीजिए और इसकी मीनिंग मैंने बताया था, जब्त कर लेना, छीन लेना। कंपनी ने शेयर छीन लिए। एंड वर री इशूड, देखिए वर्ड अंडरलाइन करिए, री इशूड। री इशूड का मतलब दोबारा मार्केट में वो शेयर बेच दी कंपनी ने। एस फुली पेड फॉर ₹75 पर शेयर। अब जब कंपनी ने उस शेयर को दोबारा बेचा तो वो शेयर उन्होंने बेचा ₹75 में। लास्ट में लिखा है शो द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करिए इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। हमको सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने बोला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने है, टेक्स्ट बुक सामने रखिए। ओके, तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में जो बोला गया है उसी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक वर्किंग नोट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट मैं एक अलग से पेपर पे बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट आप। ओके, तो वर्किंग नोट बनाने के लिए ध्यान देंगे कि फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन के बोल रहा है कि कंपनी 2000 इक्विटी शेयर्स बेच रही है। तो वर्किंग नोट को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि कंपनी 2000 इक्विटी शेयर्स बेच रही है। 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, यानी एक शेयर है कंपनी का ₹100 का। अब कंपनी 3 बार में, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मांग रही है, एप्लीकेशन पर ₹30। उसके बाद अलॉटमेंट पर ₹30 और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल
दोनों एक साथ कर दी कंपनी ने ₹40। इस तरह से अगर आप तीनों इंस्टॉलमेंट की टोटल करेंगे तो एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट ₹100। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट ध्यान देने वाली कि किसी भी इंस्टॉलमेंट में कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी जितने शेयर बेचना चाहती है उतने ही बेच रही है, यानी ना तो एप्लीकेशन कम आ रही है और ना तो एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट को लेकर अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए फर्स्ट जर्नल एंट्री हम जो बनाएंगे वो पहले इंस्टॉलमेंट से बनाएंगे। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन। सबसे पहले लोग अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे और हर फॉर्म के साथ कंपनी को ₹30 मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कॉलेज में बताया है कि पहली जर्नल एंट्री जो बनेगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री, पैसा चेक के ज़रिए आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग ध्यान से कि कंपनी 2000 इक्विटी शेयर बेच रही है और पहले इंस्टॉलमेंट पर ₹30 मांगा जा रहा है। तो अगर हम 2000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 को अगर हम 30 से ज़र्ब देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0, 3 दूनी 6, यानी कंपनी के पास पहली बार में जो पैसा आ रहा है वो 60,000 रुपये आ रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे निकला? 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 किए तो कंपनी के पास पैसा आ गया 60,000 रुपये। तो हमारी जर्नल एंट्री में अमाउंट रखेंगे हम 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। नरेशन आपको देना है, फर्स्ट एंट्री का नरेशन है बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी, शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले स्टेप पर, सेकंड जर्नल एंट्री। सेकंड जर्नल एंट्री के लिए याद रखेंगे, मैंने बताया था कि जैसे ही कंपनी के पास पैसा आएगा कंपनी इसे ट्रांसफ़र कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करने के लिए रूल बोलता है कि इस एप्लीकेशन को कट करो। कट करने का मतलब ये है कि अकाउंट हमको सिखाता है कि कोई चीज़ को ख़त्म करना है तो उसकी साइड चेंज कर दो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम ख़त्म करने के लिए क्रेडिट से डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट अमाउंट जो कंपनी को मिला है पूरा के पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट, नरेशन लिखेंगे हम बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दो जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई स्टूडेंट हमारी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर अगर हम गौर करेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट पर, तो हमारी दो जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, एक इंस्टॉलमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। तो यहाँ पर मैंने बताया था स्टूडेंट क्लासरूम में कि जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट से पैसा मांगना चालू करती है कंपनी तो जर्नल एंट्री की सीक्वेंस यानी तरतीब जो है वो बदल जाती है। क्लियर? तरतीब बदल जाती है, यानी जो एंट्री सेकेंड पर बनाए है वो फर्स्ट पे आ जाएगी और जो एंट्री फर्स्ट पे हमने बनाए हैं वो सेकेंड पे चली जाएगी। तो यहीं से देखते हैं कि अब अगले इंस्टॉलमेंट की एंट्री में यानी कंपनी सबसे पहले पैसा मांगेगी तो हमने लिखा है सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड को हटा के हम अलॉटमेंट लिख देंगे। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और जब कंपनी के पास ये पैसा आ जाएगा तो ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंप्लीट एंट्री क्या बनी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट निकालना है स्टूडेंट, तो ये देखिए कि अलॉटमेंट पे भी सेम 30 रुपीज़ मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स है 2000, तो 2000 को जब 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जवाब आएगा 60,000। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमारा 60,000 का ही बना। अमाउंट लिखेंगे 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू यानी ये पैसा मांगने की एंट्री है, इसलिए नरेशन में लिखा गया अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, तो सेकेंड वाली एंट्री अब पहले पर हमने ले लिए। अब ये जो फर्स्ट एंट्री हमने बनाए हैं ये सेकेंड पे आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, सेम टू सेम पैसा आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा आया? अगर हम फर्स्ट एंट्री में देखेंगे तो हमने लिखा था एप्लीकेशन, लेकिन अब हमको अलॉटमेंट पर पैसा मिल रहा है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे हम स्टूडेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी, यहां पैसा मिल गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे दो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी इंस्टॉलमेंट जिसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिस पर कंपनी 40 रुपये मांग रही है। ठीक है, तो यहां पर भी सबसे पहले पैसा मांगने की एंट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 5। सबसे पहले पैसा मांगा जाएगा, तो अगर आप गौर करेंगे तो सेम इसी स्टेप को हमको लेना है। सेकेंड एंट्री वाली फर्स्ट पे आएगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हटा के हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जब ये पैसा कंपनी के पास आएगा तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंप्लीट एंट्री बन गई, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट पर कितना मांगा जा रहा है? 40 रुपीज़, 40 रुपये। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2000। तो 2000 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, तो आंसर आएगा 80,000। समझ में आया स्टूडेंट? तो इस इंस्टॉलमेंट पर कंपनी पैसा मांग रही है 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में। ओके, नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री, अब जब पैसा मांगा गया तो कंपनी के पास पैसा आएगा। एंट्री नंबर 6, यही वाली एंट्री जैसा कि मैंने बताया, पहली एंट्री सेकंड पे जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा आ रहा है? तो फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री बन गई। अमाउंट नहीं लिखेंगे। अमाउंट क्यों नहीं लिखेंगे स्टूडेंट? क्योंकि ज़रा क्वेश्चन में जाइए
और क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन चेक करिए, वहां पर बताया जा रहा है कि ऑल द कॉल्स ऑल कैश ड्यूली रिसीव, सारा पैसा कंपनी को मिल गया, लेकिन आगे लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, इस कॉल के ऊपर एक शेयर होल्डर था जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है, आप चेक करिए क्वेश्चन, जिसने 100 इक्विटी शेयर्स लेकर रखा है, 100 इक्विटी शेयर्स लेकर रखा है उस शेयर होल्डर ने। अब आप बोलेंगे सर कौन है शेयर होल्डर, तो कोई शेयर होल्डर का नाम पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो 100 शेयर्स उसने लेकर रखा है, लेकिन उसने फाइनल कॉल का 40 रुपए कंपनी को नहीं दिया। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि 100 शेयर उसने लेके रखा है और वो 40 रुपए नहीं दे रहा है, तो इस हिसाब से इसका मतलब उसने कितना पैसा, उस शेयर होल्डर ने कितना पैसा फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो 100 को अगर हम 40 से ज़रब देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000। ओके, 4000। तो 4000 रुपए कंपनी में नहीं आ रहे हैं, तो अब आप ध्यान देना कि 80,000 आने वाला था, लेकिन 80,000 में से अगर हम देखेंगे तो 4000 नहीं मिल रहा है, तो अब कंपनी को पैसा आया 80,000 में से 4000 माइनस हो जाएगा, तो कंपनी को पैसा मिला 76,000 डेबिट में, 76,000 क्रेडिट में। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये पॉइंट मैंने क्लासरूम में भी कवर किया था। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब देखिए स्टूडेंट कि अगर ये शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स पर 40 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिया, यानी 4000 रुपये उसने नहीं दिया, तो बदले में कंपनी ने क्या की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लाना चाहूँगा स्टूडेंट। ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है आखिर में, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, कंपनी ने उसके शेयर्स क्या कर ली, छीन ली। ठीक है, तो अब हमको एक फॉरफिटेड की एंट्री बनाना है स्टूडेंट के कंपनी ने इसके शेयर्स छीन ली। तो जब कंपनी इस शेयर होल्डर के शेयर छीन लेगी, जब इसके शेयर्स छीन लिए जाएंगे तो कंपनी के पास उसके शेयर्स वापस आ जाएंगे और कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज को डेबिट करिए। तो कंपनी के शेयर कंपनी के पास आ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी के शेयर आ गए इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट कि किस रीजन पे कंपनी ने शेयर छीनी, किस वजह से शेयर छीनी, क्या उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का नहीं दिया था, अलॉटमेंट का नहीं दिया था, या फाइनल कॉल का नहीं दिया था, आप बताइए। करेक्ट, तो फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया था, तो रीजन क्रेडिट करेंगे हम फाइनल कॉल को टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी शेयर आ गए तो शेयर डेबिट, और जो रीजन पे नहीं दिया था, जो इंस्टॉलमेंट पे पैसा उसने नहीं दिया था, उस इंस्टॉलमेंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और अब ये शेयर छीनना शेयर होल्डर के लिए तो लॉस हो गया, लेकिन कंपनी के लिए ये फायदा है, तो उस फायदे को रूल के मुताबिक क्रेडिट करेंगे टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिट करना यानी छीनना। तो कंप्लीट एंट्री बन गई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट हमारे को अमाउंट पुटअप करना है, तो ध्यान से देखिए ये कैलकुलेशन को कि ये जो शेयर होल्डर है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स लेकर रखा है। ठीक है, और एक शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू अगर आप किताब में क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, यानी अगर ये पूरा पैसा देता तो 100 ज़रब 100 तो वो कंपनी को कितना देता, 10,000 पेड करता, यानी उसके शेयर की टोटल वैल्यू थी 10,000। तो डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, डेबिट करेंगे 10,000 से। ओके, समझ में आ गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर उसने कितने रुपए पे नहीं किया, तो ये देखिए फाइनल कॉल 40 रुपए की है। ठीक है, 100 शेयर्स उस शेयर होल्डर ने लिया है, 40 रुपए वो पेड नहीं कर रहा है, यानी 100 को 40 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 4000, यानी फाइनल कॉल पे उसने 4000 रुपये पे नहीं किया, तो क्रेडिट में जाकर लिखेंगे 4000। क्लियर? तो अब ज़रा देखिए उसको 10,000 टोटल पे करना था, लेकिन 10,000 में से उसने
4,000 रुपये पे नहीं किया, यानी उसने कितना पे किया था और कंपनी ने कितना उसका छीन ली, तो दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 6,000 रुपये उसने ऑलरेडी पेड कर चुका था, यानी कंपनी ने उसके 6,000 रुपये भी छीन ली और उसके शेयर्स भी छीन लिए गए। क्लियर? तो समझ में आ गई एंट्री स्टूडेंट। टोटल अमाउंट 10,000 पे करना था, जिसमें से 4,000 पे नहीं किया और 4,000 पे ना करने की वजह से उसको 6,000 का भी लॉस उठाना पड़ा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, 100 शेयर्स फॉरफिटेड। तो सर स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी क्लासरूम में भी ये पॉइंट कवर कर चुके हैं, लेकिन अब एक नया पॉइंट जो आपको सीखना है वो ये है स्टूडेंट कि छीने हुए शेयर्स को कंपनी दोबारा री इशू करेगी, यानी दोबारा मार्केट में बेच देगी। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर आ रहा हूं स्टूडेंट। ये देखिए क्वेश्चन की आखिरी लाइन में क्या लिखा है, ठीक है। दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय कंपनी एंड वर री इशूड, इसको दोबारा री इशू कर दिया गया, री इशू यानी दोबारा बेच दिया गया, एज फुली पेड फॉर ₹75। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट छीने हुए शेयर्स जब दोबारा मार्केट में बेचे जाएंगे तो वो कभी भी ज़्यादा वैल्यू में नहीं बिकेंगे, यानी 100 रुपये का शेयर था लेकिन कंपनी बेच रही कितने में है, 75 रुपीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये फॉरफिट किए हुए शेयर्स जब दोबारा मार्केट में बेचे जाएंगे तो क्वेश्चन में बताया गया है कि वो 75 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी बेच रही है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो जब कंपनी शेयर बेचेगी दोबारा तो कंपनी के पास फिर से पैसा आएगा चेक की शक्ल में, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना स्टूडेंट कि वो शेयर 75 रुपीज़ में बेचे जा रहे हैं और टोटल शेयर कितने थे, 100 शेयर्स थे, यानी 100 शेयर्स छीनी थी कंपनी ने उस शेयर होल्डर के और अब उसको 75 रुपये के हिसाब से बेच रही है, यानी कंपनी के पास पैसा कितना आ रहा है, 100 ज़र 75, 7,500 रुपये। कितना आया पैसा कंपनी के पास, 7,500, ठीक है। तो मैं समझने के लिए सिर्फ आपको यहाँ लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के 100 शेयर्स बेच रही है और एक शेयर बिक रहा है 75 रुपये के हिसाब से, यानी कंपनी के पास पैसा आ रहा है 7,500। अब ज़रा ध्यान देना स्टूडेंट कि 75 रुपये में शेयर बेचा गया, यानी कंपनी को 25 रुपये का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ कंपनी को एक शेयर के पीछे, 25 रुपये का। अरे भाई कैसे 25 रुपये का सर, 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, 100 रुपये का एक इक्विटी शेयर था, कंपनी ने 75 में बेची, यानी 25 रुपये का लॉस हुआ। तो इस 25 रुपये के लॉस को भी कंपनी जर्नल एंट्री में बताएगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उस लॉस को क्या नाम देगी और कहाँ से रिकवर करेगी, तो ये देखो स्टूडेंट, एक एंट्री ऊपर, जब कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया था, फ़ायदा हुआ था कंपनी को 6,000 का, तो इसी 6,000 रुपये के फ़ायदे में से कंपनी लॉस रिकवर करेगी, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या नाम दिया जाएगा, शेयर्स फॉरफिटेड ही नाम दिया जाएगा, क्योंकि छीने हुए शेयर्स ही बेचे जा रहे हैं दोबारा, ठीक है। यहीं से लॉस रिकवर होगा, मैंने कहा फॉरफिटेड में से, इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 100 शेयर पर लॉस हुआ, एक शेयर्स पर 25 रुपये लॉस हुआ, तो इस हिसाब से कंपनी को टोटल लॉस हो गया 2500 का। क्लियर? 75 रुपये में बेची, 7,500 रुपये कंपनी को मिले, एक शेयर पर 25 रुपये का लॉस हुआ, तो इस हिसाब से कंपनी को 2,500 का लॉस हो गया, ठीक है। और अब क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर्स जा रहे हैं, पैसा आ गया और शेयर्स जा रहे हैं टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों की टोटल करेंगे तो टोटल शेयर की वैल्यू थी 10,000, लेकिन वो बिके 7,500 में और नुकसान हो गया 2,500 का। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, एंट्री लिखेंगे यहाँ पर, नरेशन लिखेंगे, सॉरी, बीइंग 100 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट 75 ईच। नरेशन क्या बता रहा है स्टूडेंट, 100 शेयर्स कंपनी ने दोबारा बेच दी और एक शेयर बिका 75 रुपीज़ में। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब एक लास्ट स्टेप स्टूडेंट, ओके, एक आखिरी स्टेप में देखेंगे स्टूडेंट
कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ था जब शेयर छीनी थी कंपनी ने 6,000। ओके, तो कंपनी को फ़ायदा हुआ था 6,000 रुपये का जब उसने शेयर छीनी थी, लेकिन उसी 6,000 रुपये में से कंपनी ने 2,500 रुपये का लॉस भर दिया। ठीक है, 2,500 का लॉस। तो आप गौर करिए स्टूडेंट के 6,000 का फ़ायदा हुआ था कंपनी को और 6,000 में से 2,500 का लॉस कंपनी ने भर दी। तो अभी भी तो कंपनी के पास कुछ पैसा बचा है। 6,000 में से अगर हम 2,500 माइनस करेंगे, कंपनी ने लॉस भरा, तो कंपनी के पास अभी भी बचा है 3,500। 6,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 3,500 रुपये जो कंपनी के पास बचा है, उस पैसे के लिए एक लास्ट एंट्री बनाई जाएगी और उस पैसे को कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, तो उसे ट्रांसफ़र करेगी कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि जब कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट की थी तो कंपनी को टोटल फ़ायदा हुआ था 6,000 का। फिर जब कंपनी ने दोबारा शेयर बेची तो कंपनी को 2,500 का लॉस हुआ और वो 2,500 रुपये का लॉस कंपनी ने 6,000 में से रिकवर किया। तो 6,000 में से अगर 2,500 कंपनी ने लॉस में भर दी तो कंपनी के पास जो बैलेंस बचा यानी 3,500, उस पैसे को कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 3,500 डेबिट में, 3,500 क्रेडिट में। समझ में आ गई स्टूडेंट एंट्री? ठीक है, लास्ट एंट्री का नरेशन लिखेंगे बीइंग forfeited amount transfer to capital reserve account, forfeited amount transfer to capital reserve account। तो स्टूडेंट आज के क्वेश्चन की नई बात क्या थी? आज के क्वेश्चन में नया पॉइंट ये था कि जब फॉरफिट किए हुए शेयर्स दोबारा इशू किए जाते हैं तो क्या एंट्री बनती है और फिर बचे हुए पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ जाकर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है स्टूडेंट तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, 2 बार स्टडी कर सकते हैं, 3 बार स्टडी कर सकते हैं। इसको रिपीट करिए, घर पर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।